हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 ज्ञान और पाठ्यक्रम पार्ट 2 में बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, जिसे हम पाठ्यक्रम विकास के दृष्टिकोण बोलते हैं, जो कि आपकी बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और ये 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। 10 मार्क्स में आपके अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच, उसमें आप 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप ये 6 अप्रोच के बारे में लिख सकते हैं। और अगर 5 मार्क्स में आता है तो वो किसी एक अप्रोच या फिर किसी 2 अप्रोच के बारे में पूछता है, तो उसमें आप कम लिखना होता है। जो पूछा गया बस उतना ही लिखना होता है। 10 मार्क्स में आप जो आप अच्छे से जान रहे हो जिस अप्रोच के बारे में, एटलीस्ट 5 आपको मिनिमम लिखने चाहिए। एक भूल भी गए तो 5 अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने होंगे। एटलीस्ट 6-7 पेज में आपको कंप्लीट करने होंगे 10 मार्क्स के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग अप्रोच देखते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, competency based approach, learner centered approach, constructivist, and the final one is environmental approach। ये डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच है जो कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। ये एक विशेष केंद्रित दृष्टिकोण है जिसमें करिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सेपरेट सब्जेक्ट एरियाज। तो जो सब्जेक्ट होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का जो होता है वो अलग अलग विषय के लिए, उसको अलग अलग विषय क्षेत्र के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। एक ही करिकुलम सेम सब्जेक्ट के लिए नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए जो आपके करिकुलम होंगे उसमें आपको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप जो होते हैं वो स्टडी करना काफ़ी ही ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एरियाज और जो ज्ञान है उसको अलग अलग करके, अलग विषय करके हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोचेज इन करिकुलम डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इस्तेमाल करने वाला, व्यापक रूप से और जाने वाली ये एकमात्र आपकी करिकुलम डेवलपमेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम प्लानर इज टू डिटरमाइन द डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज टू बी ऑफर्ड एंड डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड। तो जो इसका बेहद ही मुख्य जो जिम्मेदारी होती है करिकुलम बनाने वाले या फिर जो पाठ्यक्रम योजनाकार होते हैं, उसमें क्या होता है, विभिन्न विषय जो होते हैं उसके क्षेत्र को पेश किया जाना चाहिए और उसे प्रत्येक विषय को अलग अलग सीखने के लिए अनुभव को निर्धारित करना चाहिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अप्रोच और अलग आपकी ऑफर्ड एरियाज होगी जो कि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस देगी। सीखने का जो एक तरीका, सलीका वो अलग देगा, क्योंकि हर एक विषय खुद में ही बहुत बड़ा विशाल है। वो उसे समझना, उसकी आपकी शाखाओं तक पहुंचना, उस गहराइयों तक पहुंचने तक ही आपको पूरी ज्ञान होगी। आधा अधूरा ज्ञान से काम नहीं होता, उसको आप अच्छे से समझना पड़ता है। इसी कारण से आपके जितने भी विषय होते हैं उसको बांटा गया है उसके हिसाब से। द प्रोग्राम स्टडीज में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो आपके कार्यक्रम है अध्ययन करने की, उसे अलग अलग विभिन्न विषयों में विभाजित किया गया है। जैसे कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में आपकी क्या आती है, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, संस्कृत आ गई। ये तो आपकी इस एरिया के, और साउथ में चले जाएंगे तो तमिल आ जाएंगे, कन्नड़ आ जाएगी, मलयालम आ जाएगी, फिर आपके ये सब साउथ के हो जाएंगे। महाराष्ट्र के बोलेंगे तो मराठी आ जाएगी,
तो ये अलग अलग लैंग्वेज है, इसको अलग अलग सब्जेक्ट में आपके लैंग्वेज में बांटा गया है। उसके बाद मैथमेटिक्स गणित, फिर साइंस विज्ञान, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। तो ये इसके लिए अलग अलग क्या अध्ययन करने का क्या करना गया है, विभाजित किया गया है। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड व्हाट इज समटाइम्स कंसिडर्ड द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड अप्रोच टू द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये बेहद ही पुराना करिकुलम है, ये अप्रोच है, जिसमें कभी कभार जो हमारे पुराने कंसेप्ट, जो पारंपरिक अवधारणा होती है, उसे पाठ्यक्रम और अवधारणा और पाठ्यक्रम बनाने में, निर्माण करने के लिए दृष्टिकोण है एक तरह से। अगला पॉइंट है, दिस अप्रोच इज बाय फार द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस टुडे। तो क्या है, ये अप्रोच जो है, ये जो दृष्टिकोण है जो हम लोग आज देखते हैं, वो काफ़ी अनुभव स्थिति करने के लिए सबसे व्यापक रूप होते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आज की एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनल यूज़ करते हैं इसको। अगला पॉइंट है, द सब्जेक्ट्स बिकम द प्राइमरी मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरिंग ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो विषय होता है उसे हम प्राइमरी मेथड, उसे क्या प्राथमिक विधि बनाते हैं, किस लिए? उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए। कैरिंग ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस, जो हम लोग सीखते हैं, जो अनुभव हम लोग करते हैं उसको, और जो मास्टरी, कोई भी जो मास्टरी सब्जेक्ट का मास्टर्स होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है, उस सब्जेक्ट की जो महारत है, उस बेसिस पे हम लोग शिक्षा का उद्देश्य बनाते हैं स्कूल के लिए, जो कि आपका लार्ज मेजर टू अटेंड, ये बहुत ही बड़े मात्रा में मापन किए जाते हैं। आप ऐसे ही कोई ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव नहीं बनती बिना एक्सपीरियंस, बिना कोई प्राइमरी मेथड्स, बिना मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स के। आप सब्जेक्ट तो बना सकते हैं, बट जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल नहीं होता। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये आपका था पहला अप्रोच है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। अब अगला है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो जैसा देख रहे हैं, व्यवहारवादी मतलब वैसा अप्रोच जो आपके व्यवहार से कुछ आपके रिलेशन कुछ रखता है, ताल्लुक़ रखता हो, वैसा दृष्टिकोण। तो चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट वेयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड। ये वैसा आपका ब्लूप्रिंट है जिसमें आपके लक्ष्य और जो उद्देश्य है उससे निर्धारित किया गया हो, उसे निर्दिष्ट किया गया, स्पेसिफाई किया गया हो। उसकी जो सामग्री है या फिर उसकी जो गतिविधि, एक्टिविटीज़ जो है आपके, वो उसको अच्छे से अरेंज किया गया हो, व्यवस्थित किया गया हो, जो कि आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो भी सीखने का उद्देश्य हो, उसे मैच करता हो। क्या करता हो? उसे मैच करता हो आपके सीखने के उद्देश्य को। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है, दिस अप्रोच स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ फ्रेडरिक टेलर विच इज एम टू अचीव एफिशिएंसी। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये जो आइडिया है, इसका विचार फ्रेडरिक टेलर ने किया था, जिसका एम था, जिसका आपका उद्देश्य ये था कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका जो उद्देश्य है, उस दक्षता को हासिल करना ही आपका, ये फ्रेडरिक टेलर का मेन उद्देश्य था। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, इन एडुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, बिहेवियरल अप्रोच बिगिंस विद एडुकेशनल प्लान्स दैट स्टार्ट विद सेलिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आपकी बिहेवियरल अप्रोच है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, वो शुरुआती होता है आपका एडुकेशनल प्लान्स, जो भी हमारी शैक्षिक योजनाएं होती है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और जो हमारा गोल्स होता है
जो हमारा लक्ष्य होता है और उद्देश्य होता है, उसे बिक्री से शुरू होती है। उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव जो है हमारे, वहाँ की उसकी बिक्री से हमारा शुरुआत होता है बिहेवियरल अप्रोच। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। तो जो ये इम्प्लीमेंटेशंस थे, व्यवहार में जो परिवर्तन थे, वो आपके सीखने के परिमाणों को मूल्यांकन करता है। उसके रूप में पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में ये महत्वपूर्ण तत्व है। जो हमारा व्यवहार है उसका बदलाव जो होता है, वो हमारे सीखने की जो आउटकम्स होती है, जो हमारी मूल्यांकन होती है शिक्षा सीखने के लिए, उसका जो परिणाम होता है, उसके मूल्यांकन बेसिस पे हमारा वातावरण जो होता है वो बदलता है या बदलाव आती है। अगला पॉइंट है, द चेंज ऑफ बिहेवियर इंडिकेट्स द मेजर ऑफ द अकम्प्लिशमेंट। तो जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो उपलब्धि के माप को क्या करता है, एकम्प्लिश करता है। ठीक है, उसे इंगित करता है। तो ये दूसरा अप्रोच समझ में आ गया। अब अगला अप्रोच देखते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, योग्यता आधारित दृष्टिकोण। जैसी हमारी योग्यता होगी वैसा ही हमारा अप्रोच होगा। तो योग्यता के बेसिस पे करने वाला अप्रोच। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जो योग्यता आधारित शिक्षा होती है, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एडुकेशन, योग्यता आधारित जो शिक्षा या प्रशिक्षण होती है। ट्रेनिंग इज अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, मोर ऑफन यूज्ड इन लर्निंग कंक्रीट स्किल्स देन एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। तो जो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच होती है, उसमें पढ़ाया और सीखा जाता है, जो कि सीखने की प्रक्रिया में आपकी जो ठोस कौशल है, जो कॉन्क्रीट स्किल्स होते हैं, वो ज़्यादा ही आपका यूज़ होता है सीखने के लिए, रैदर देन अ मूर्त एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जो कौशल, जो ठोस चीज़ होती है, वो आपकी काफ़ी मदद करती है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। अगला पॉइंट है, कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, उसकी जो कंपोनेंट्स होती है, जो उसकी घटक सीखने की प्रक्रिया होती है, वो एबिलिटी टू स्किप लर्निंग मॉड्यूल्स इंटायरली। जो भी सीखने के जो मॉड्यूल्स या फिर जो प्रक्रिया होती है, जो भी शिक्षक या प्रदर्शित करना चाहता है कि उसके पास पहले से ही महारत हासिल है, उसे कोई भी पहले जो भी लर्निंग असेसमेंट होते हैं या फिर आपके फॉर्मेटिव टेस्टिंग होते हैं, प्रारंभिक प्रशिक्षण होते हैं, अगर उसे पहले ही महारत हासिल है, तो जो भी लर्निंग मॉड्यूल्स एक्टिविटीज़ या उसे पूरी तरह से वो स्किप करता है, उसे पूरी तरह से छोड़ देता है। ठीक है, अगर वो लर्नर केयर अबाउट डेमोन्स्ट्रेट दे ऑलरेडी हैव, तो जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, वो लर्नर जो सीखने वाला वो पहले ही उससे महारत हासिल कर लिया हो, तो मॉड्यूल्स को, जो लर्निंग मॉड्यूल्स उसे छोड़ देता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज लर्नर फोकस्ड एंड वर्क्स नेचुरली विद द इंडिपेंडेंट स्टडी एंड विथ इंस्ट्रक्टर इन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उस पर केंद्रित है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, और प्रशिक्षक के साथ सहज रूप से वो काम करता है। जो इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक होते हैं, उसके साथ वो एक अहम भूमिका निभाता है एज ए फैसिलिटेटर रोल, जो फैसिलिटेटर के रोल में होते हैं। दिस लर्निंग मेथड अलाउज एज ए स्टूडेंट टू लर्न दोज इंडिविजुअल स्किल्स। तो ये जो लर्निंग मेथड, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड्स होते हैं, जो विधि होती है, वो जो शिक्षक, जो बच्चे होते हैं, उसे ये सीखने के लिए अनुमति देता है कि जो इंडिविजुअल स्कूल है, जो व्यक्तिगत स्किल्स है उसकी, उसे चैलेंजिंग एट देयर ओन पेस, वो खुद से चुनौतीपूर्ण लगते लगे उसे,
उसे अच्छे से उतना अभ्यास और रिफाइनिंग परिष्कृत करे जैसे वो चाहे। उसे वो खुद को क्या करे, चैलेंज करे, खुद को चुनौती दे, अपने पेस के हिसाब से, अपने सीखने के हिसाब से उसे अभ्यास करे और उसे रिफाइन करे, छाने अच्छे से जैसा वो चाहे। देन दे कैन मूव रैपिडली थ्रू अदर स्किल्स टू विच दे आर मोर अडेप्ट। उसके बाद वो शीघ्र ही बाकी जो कौशल्स होते हैं उसके साथ वो अच्छे से अडेप्ट कर सके, अधिक क्या करे, अडेप्ट कर सके, तेज़ी से आगे बढ़ सके, वो अधिक अनुकूल जो हो उसके साथ आगे बढ़ सके। अगला पॉइंट है द स्टूडेंट इज इवेल्युएटेड ऑन द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी। जो बच्चे होते हैं उसका जो मूल्यांकन होता है उसकी व्यक्तिगत कॉम्पिटेंसी, व्यक्तिगत जो योग्यता होती है उस बेसिस पे उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दूसरों बच्चे जो दूसरे छात्र हो उसकी अपेक्षा, उनकी तुलना में आप उसका मूल्यांकन करें तो ये गलत होगा। उसकी खुद की क्षमता के हिसाब से आप उसका मूल्यांकन करें। हो सकता है वो बच्चा मंद बुद्धि का हो और दूसरा बच्चा जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो इस बेसिस पे आप मूल्यांकन सही से नहीं कर सकते। उसकी क्षमता, उसकी आयु के हिसाब से आपको मूल्यांकन करना होगा। एंड ओनली वंस दे हैव मास्टर्ड इट, और जब तक वो उस पर महारत हासिल कर लेते हैं, डू दे मूव ऑन टू अदर्स, जब तक वो महारत हासिल नहीं करते तब तक उसे अभ्यास, उसे सीखते रहेंगे। और जैसे ही उस चीज़ में वो महारत हासिल कर ले वो दूसरे चीज़ में चले जाए, फिर वहाँ सीखने का प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे। आफ्टर दैट, उसके बाद हायर और मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटेंसीज आर लर्नड टू ए डिग्री ऑफ मास्टरी एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर टॉपिक। उसके बाद उससे ऊंचा और उससे जटिल जो कॉम्पिटेंसीज है, जो योग्यताएं हैं, को एक हद तक ही महारत हासिल करने के लिए सीखा जाता है, ठीक है। और अन्य विषयों से वो अलग कर दिया जाता है। जैसे ही वो सीख लिया जाता है बाकी विषय से ये अलग कर दिया जाता है, फिर ये दूसरे कौशल को सीखने चले जाते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है, खुद की क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे ये एक अप्रोच है। इसी में आता है एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये एक न्यूनतम शिक्षण स्तर पे एक लर्निंग है, एक सीख है, एक शिक्षा है, जिसे हम MLL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो पहला पॉइंट है इसमें, द नीड टू ले डाउन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इमर्जेस फ्रॉम द बेसिक कंसर्न दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, creed, location or sex, all children must be given access to education of a comparable standard। तो जो इसकी ज़रूरत होती है न्यूनतम शिक्षा लेवल पे, जो इसकी सीखने की जो बुनियादी चिंता होती है वो उत्पन्न होती है, और ये आपकी जो जाति होती है या उसके पंथ या स्थान या लिंग के बावजूद सभी बच्चों को समान स्तर पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही आपकी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ऐसा ना हो कि अबव एवरेज या हाई आईक्यू वाले बच्चे, या बोले हाई आईक्यू के जो बच्चे हैं, उसके बाद मैं कंपेयर कर सकता हूँ बिलो एवरेज जिसकी लो आईक्यू हो। इस बेसिस पे आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप हाई आईक्यू और लो आईक्यू को एक समांतरण लाके एक मीडियम लेवल, एवरेज जिसे कह सकते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, इंटरमीडिएट लेवल की शिक्षा जो है वो स्टैंडर्ड बना सकते हैं, जिस बेसिस पे वो एक जो आपकी
समान स्तर की शिक्षा होती है, वो हर स्तर के लिए समान रहेगी। चाहे बच्चा बहुत ज़्यादा तेज हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसके लिए सिलेबस सामान्य रहेगी। जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो समान रहेगी। अगला पॉइंट है द मेजर फोकस इज ऑफ अपॉन इक्विटी एंड रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज। तो जो विशेष रूप से ध्यान होगा मुख्य रूप से वो उसकी समानता और जो पहले से मौजूदा जो असमानताएं हैं, डिस्पैरिटीज़ है, उसको कम करना होगा। जो पहले से दोनों के बीच में असमानता होगी, मीन्स असमानता होगी, उसे ख़त्म करना होगा या फिर कम से कम करनी होगी, जिसे दोनों के बीच में समानता स्थापित हो और दोनों शिक्षा समान स्तर पर ग्रहण कर सके। तो ये था मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स से आ सकते हैं या फिर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। और अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के सवाल आती है, क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच पे सवाल आती है, तो प्लीज़ उसमें आप ये मिनिमम लेवल जो न्यूनतम शिक्षा स्तर MLL है उसे अपने आंसर में, अपने उत्तर में अवश्य डालने की कोशिश करें, जिससे आपका जो मार्क्स है वो बढ़ जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला इसी पे है, तो MLL में और एक पॉइंट है द एफर्ट इज टू कंबाइन quality concern with the concern for equity, keeping in view the developmental needs of the children from that the disadvantages। तो जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसकी समानता, जो आपकी संबंधी चिंताएं हैं, वो समान रूप की चिंताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें समाज के वंचित वर्ग, स्कूल छोड़ने वाले वैसे जो कामकाजी बच्चे होते हैं, डिप्राइव सेक्शन जो है, वंचित वर्ग होते हैं हमारे समाज में, या फिर स्कूल छोड़ने वाले जो ड्रॉप आउट होते हैं किसी कारणवश, या किसी अपने परिवार में माता या पिता की मृत्यु के बाद घर में कोई कमाने वाला, अगर विद्यार्थी कोई कमाने वाला बड़ा ना हो, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा एडुकेशन है उसे छोड़ना पड़ता है, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं, ड्रॉप आउट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ड्रॉप आउट्स हो गए, स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। वर्किंग चिल्ड्रन जो कामकाजी बच्चे होते हैं, और लड़कियां जो कि आपकी स्कूल को मेजॉरिटी रूप से बनाती हैं, जो अधिक संख्या में होती है। गोइंग द एज पॉपुलेशन इन दिस कंट्री एंड टू होम इन ऑल लाइकलीहुड एट द लीस्ट फॉर सम टाइम, या कुछ समय के लिए वो लाइकलीहुड है टू कम, प्राइमरी एजुकेशन विल बी ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। तो जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है वो संरचित सीखने का एकमात्र अवसर होता है, ये MLL। ठीक है, यहाँ पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला है इसी पॉइंट, अगला है टाइप्स ऑफ अप्रोच में लर्नर सेंटर अप्रोच। तो लर्नर सेंटर अप्रोच क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें क्या फोकस किया जाता है, जो पर्सनल और सोशल नीड, जो व्यक्तिगत हमारी ज़रूरत होती है या फिर जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं होती है हमें सीखने के लिए, जो हमारी कोर्स, जो हमारी पाठ्यक्रम की जो सामग्री होती है उस पर क्या केंद्रित होती है। तो वैसे चीज़ जो हमारे सीखने की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल की जाती है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं या फिर सामाजिक आवश्यकताएं, उस पर केंद्रित किया जाता है। दिस अप्रोच प्रिपेयर्स द चिल्ड्रन टू फेस द प्रेजेंट रेदर देन फ्यूचर। तो ये अप्रोच जो बच्चे हैं उससे, उसकी जो दृष्टिकोण है उसके भविष्य की बजाय उसे वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो यहाँ फ्यूचर की चिंता छोड़ो, वर्तमान में ध्यान दो, जिससे आपका जो भविष्य है, जो आपका भविष्य है वो सुधरेगा। तो ये लर्नर सेंटर अप्रोच हो गया। साइकोलॉजिकली साउंड
and purposeful learning experience should be planned to meet the learner's need। तो जो सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और उद्देशनापूर्ण सीखने के लिए जो हमारा अनुभव है उसे अच्छे तरीके से प्लान करनी चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे हमारे जो सीखने की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स है, वो हमारा फुलफिल होगा। अगला पॉइंट है द लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द लर्नर्स। तो जो सीखने की जो अनुभव विकसित होती है अलग अलग चरणों से संबंधित होती है, जैसा कि पीयर ग्रुप इंस्ट्रक्शन, जो हमारे सहकर्मी होते हैं उसके जो समूह होते हैं, उसके ग्रुप जो होते हैं, उसके निर्देश जो दिए जाते हैं, या फिर डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज़, जो व्यक्तिगत मूल्य का जो विकास होता है, डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो हमारी यौवन में जो परिवर्तन या फिर हमारी जो किशोरावस्था में जो बदलाव आते हैं, जो हम मैच्योरिटी आ जाती है, हम लोग का विकास होता है दिमागी तरह से या फिर शारीरिक तरीके से, हर तरीके से विकास होता है, उसमें हमारी काफ़ी मदद करती है सीखने के लिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज़ मेथड ऑफ टीचिंग दैट शिफ्ट द फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। तो ये प्रक्रिया जो है, जो निर्देश है सीखने के लिए, वो शिक्षक से हटाकर छात्र पर केंद्रित कर दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये जो है स्टूडेंट सेंटर टाइप की अप्रोच है। जो बच्चे, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, उसके उस पर केंद्रित करने वाला ये क्या है? ये एक पद्धति है जो निर्देश देता है। ऑल्सो फोकसेस ऑन द स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट इनेबल लाइक लॉन्ग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये कौशल और प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो हमारे कौशल्स है, या फिर जो हम लोग चीज़ बार बार एक ही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसे हम लोग ज़िंदगी भर जो लाइफ लॉन्ग है हमारी सीखने के लिए स्वतंत्र समस्या जो आती है, उसे समक्ष रूप से समस्याएं का समाधान करता है। इसके कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानि होते हैं। तो पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स सी देयर नीड्स क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग। तो जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी होती है, उसकी आवश्यकताएं जो होती है वो पूरी तरह से हमें दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से एक तरह से प्रतिबिंब बनाती है। जैसे हम लोग शीशे में अपना रूप देखते हैं, उसी तरह से जैसे ही क्लास में हम लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे हमें पता चलता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोग को एक प्रोत्साहन मिलता है अंदर से ही कि हमें ये चीज़ आवश्यकता पड़ेगी, हम ये चीज़ सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है इट क्रिएट्स ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्लास वर्क एंड लर्नर्स नीड। तो ये एक सीधा संबंध बनाता है जो हमारी कक्षाएं होती है, उसमें जो काम आने वाली चीज़, और विद्यार्थी जो शिक्षार्थी होते हैं, उसकी ज़रूरत के बीच एक सीधा संबंध है। जो लर्नर, जो छात्र जो सीखना चाहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है वो, और जो हमारी कक्षा में जो काम होती है, वो दोनों के बीच में एक सीधा संबंध स्थापित करता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। वो अगला पॉइंट देखते हैं एडवांटेज में। लर्नर्स कैन मोर इजली ट्रांसफर न्यू स्किल्स डे टू डे। जो सीखने वाले बच्चे होते हैं वो आसानी रूप से जो कौशल उनके अंदर आती है वो उसे हस्तांतरित करते हैं, वो उसे ट्रांसफ़र एक स्किल से दूसरे स्किल में जाते हैं, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे आप कोई काम किए, आज कोई काम किए, ये आप 4 दिन रोज़ कर रहे हो यही काम, तो आप क्या ये सीख गए। अब यही चीज़ जो आप कार्य सीख गए तो एक्सपीरियंस हो गया। अब जो एक्सपीरियंस हो गया ये आप खुद के लिए आगे काम आएगा या फिर किसी दूसरों को सिखाने के लिए मदद करता है, ट्रांसफ़र करता है। ये एक्सपीरियंस की जो तजुर्बा होता है।
इट इनकरेजेस लर्नर्स परसिस्टेंस। जो लर्नर्स होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, सीखने की जिसकी लगन होती है, उसे दृढ़ता के साथ उसे प्रोत्साहित करता है। इसके नुकसान भी होते हैं। पहला, इट रिक्वायर्स स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एज वेल एज टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इसका मेन जो नुकसान होता है, जो शिक्षक होते हैं उसे इस कौशल का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ इसके समय और जो संसाधन है उसकी आवश्यकता होती है। अगर समय नहीं मिला और आपके पास संसाधन नहीं है, स्किल्स फिर भी हो तो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए, समय होना चाहिए, आपके पास संसाधन, तीनों होंगे तभी आप इस चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हो। लर्नर सेंटर अप्रोच। अगला है, इट लैक्स ऑफ स्किल टाइम एंड रिसोर्सेज एंड मेक क्रिएटिव करिकुलम विद दिस अप्रोच डिफिकल्ट। तो जो कौशल का जो समय है या फिर जो संसाधन है, इसे बनाने में, जो करिकुलम बनाने में टाइम लगता है, उसकी कमी होती है, जिसके कारण जो ये अप्रोच है, ये जो दृष्टिकोण है पाठ्यक्रम के लिए, इसे मुश्किल बना देता है। इट full finds difficult for teachers to find and make acceptable balance among the competing needs and interest of the students। तो ये शिक्षक और बच्चों के बीच में जो संतुलन है वो बनाए नहीं रख पाता है, क्योंकि इसमें जो ज़रूरतें हैं और जो हमारी रुचि होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। हो सकता है आपको मैथ्स अच्छा लगता तो ये ज़रूरी नहीं कि बाकी जो छात्र आपके कक्षा में वो उसे भी मैथ्स अच्छा लगता हो सकता है उसे साइंस अच्छा लगता हो, या उसे कोई लैंग्वेज में आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो अच्छा लगता हो, या सोशल साइंस में कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता हो। तो जो उसमें बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बनाए रखना होगा। उस बच्चे में आपको रुचि डालनी होगी, आवश्यकताएं होनी चाहिए। एक जो जो रुचि ना रखता हो विषय में, उससे भी आपको रुचि लगाए रखना होगा, अन्यथा वो आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ये एक बैलेंस, जो एक संतुलन है, वो बनाए रखनी होती है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। अब अगला अप्रोच है एनवायरमेंटल अप्रोच, जिसे हम पर्यावरण दृष्टिकोण कहते हैं। ये एक तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ टू बी मेंटेन फेवरेबल टू स्टूडेंट्स in terms of infrastructure, adequate light, ventilation, student teacher ratio, hygiene, safe environment। जो हमारी भौतिक वातावरण होती है उसे हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसे हमें अनुकूल रखना पड़ता है, जो कि बच्चों के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाती है, जिसमें हम लोग एक ढांचा, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा होता है स्कूल्स की, एडिक्वेट लाइट, जो हम लोग की कक्षा में जो रोशनी होती है पूर्ण तरह से अच्छे से पर्याप्त प्रकाश होनी चाहिए। वेंटिलेशन, जो हमारे कक्षा में जो आप, जिसे हम वेंटिलेशन बोलते हैं, जो खुले वाला एक कोना पे हवा निकलने के लिए, आने के लिए एक वेंटिलेशन दिए जाते हैं, वो पूरी तरह से होना चाहिए, जिससे हवा का आदान प्रदान हो सकेगा, आने का जाने का। स्टूडेंट्स टीचर रेशियो, जो शिक्षक है और जो छात्र है उसके बीच में जो संतुलन है, अनुपात है, वो सही होनी चाहिए। स्वच्छता होनी चाहिए क्लास में, ऐसा ना हो कि भाई किसी को बीमारी हुई तो वो महामारी में बदल गई। और हमारा जो वातावरण है वो सुरक्षित होनी चाहिए, तभी जाकर आप ये अप्रोच अच्छे से लगा सकते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ रहे, एनवायरमेंटल अप्रोच हो, तो ये पर्यावरण दृष्टिकोण के हिसाब से अप्रोच है। स्कूल शुड ऑल्सो ट्रीट स्टूडेंट्स विथ इक्वलिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड राइट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो हमारा विद्यालय होता है वो छात्रों के साथ क्या करे? समानता, न्याय, सम्मान और जो अधिकार है उसका ख्याल रखें। तो ऐसा ना हो स्कूल आपके साथ भेदभाव कर रहा हो, जस्टिस न्याय ना कर रहा हो,
आपसे अधिक पैसा ले रहा हो, बाकी बच्चों से कम ले रहा हो। अपना सम्मान करना चाहिए, छात्र का सम्मान ही बेहद ज़रूरी है, अन्यथा वो फिर आपके पास ज्ञान ग्रहण करने नहीं आएंगे। उसका अधिकार है पढ़ना। अगला पॉइंट है गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज विदाउट एनी बायस। तो उसे पूर्ण तरह से समान अवसर प्रदान करने चाहिए, जो भी बच्चे, सभी बच्चों को, और सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करनी चाहिए। जो भी गतिविधियां होती है उसमें पूर्ण तरह से भाग लेनी चाहिए, बिना कोई पक्षपात के। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन। जो समावेशन की जो नीति होती है स्कूलों में, हमारे विद्यालय में, हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल वेयर डिफरेंटली एबल्ड एंड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं या वंचित बच्चे, जो कि चाहे तो ये SC, ST या OBC या फिर EWS, जो पूर्ण रूप से गरीब है, जिसे पढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है जिनके पास, तो वैसे बच्चों की पूर्ण रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे अवसर मिलने चाहिए। तो यही आपका पॉलिसी है, आपके इंक्लूजन्स के जो नीति है समावेशन की। अगला पॉइंट है द स्कूल टू ऑल्सो बी वेल इक्विप्ड विथ लैबोरेटरीज एंड इक्वेशनल टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज। जो हमारी विद्यालय होती है उसे पूर्ण रूप से सुसज्जित रूप से हमारे विद्यालय में क्या होने चाहिए, पुस्तकालय होने चाहिए, किताबें पढ़ने के लिए, समाचार पढ़ने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए। लैबोरेटरीज होनी चाहिए जिसे हम प्रयोगशाला कहते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ्स की प्रयोगशाला होगी, तभी आप कुछ करके कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशनल टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज होनी चाहिए, जो प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होती है या फिर कंप्यूटर लैब हो सकती है, वहाँ से आप टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया एनवायरमेंटल अप्रोच। अब अगला है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण। ए मेजर थीम इन ब्रूनर्स कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये एक तरह से ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत में आती है। इज दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक तरह से सक्रिय प्रक्रिया होती है, वेयर बाय स्टूडेंट्स लर्न बेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू आइडियाज एंड बिल्डिंग न्यू स्कीम्स बेस्ड अपॉन करेंट एंड फास्ट नॉलेज। तो जो हमारे विद्यार्थी, जो बच्चे होते हैं, जो सीखते हैं, तो उनके जो निर्माण, जो उनकी जो विचार होती है, उसका निर्माण करके वो वर्तमान और जो तेज ज्ञान होते हैं उसके आधार पर वो क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, नई नई योजना बनाते हैं, और सबसे क्या करते हैं, अच्छा सीखते हैं, नया नया सुझाव, आइडियाज़ आती है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ब्रूनर्स कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज पे आया था। अगला पॉइंट है द कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिहाइंड दिस कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हैवी influence from cultural and social aspects of students, like implementation of rewards and punishment and students motivation to learn the material। तो जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती है, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है छात्र के जीवन में, उसे सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएं या फिर पुरस्कार, रिवार्ड्स या दंड के कार्यान्वयन और सामग्री जो सीखने के लिए होती है, उस छात्राओं को क्या प्रेरणा से क्या होता है, प्रभाव डालती है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया, जो हम रचना करते हैं उस बेसिस पे ये अप्रोच है। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग एम्फसाइजेज बिग कंसेप्ट बिगिनिंग विद द होल एंड एक्सपेंडिंग टू इंक्लूड द पार्ट्स। तो जो हमारी पाठ्यक्रम होती है वो बड़ी अवधारणा पर जोर दिया जाता है, संपूर्ण से शुरू होकर भागों को शामिल किया जाता है। पहले जैसे एक किताब है, पहले उसे होल पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसकी जो पार्ट्स है उसको देखा जाएगा। तो आप पहले पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से भाग लें, उसके बाद उसे विस्तृत करके उसमें शामिल हो। अगला पॉइंट है
परस्यूट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट इज वैल्यूड। जो बच्चों के जो प्रश्न होते हैं उसकी जो रुचि होती है उसको महत्व देना चाहिए। मटेरियल्स इंक्लूड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मटेरियल एंड मैनिपुलेटेड मटेरियल्स। जो संसाधन होते हैं, जो सामग्री होती है, उससे पहली प्राथमिक स्रोत होती है माना गया है किसी भी सामग्री का, और उसे मैनिपुलेटिव मटेरियल माना गया है, उसे जोड़ तोड़ वाली सामग्री मानी गई है। जोड़ तोड़ की सामग्री करके आप सीख सकते हैं। लर्निंग इज इंटरैक्टिव, बिल्डिंग ऑन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। जो सीखने की इंटरैक्टिव होती है एक तरह से, जो छात्र से पहले जानता है उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट समझ में आ गया। तो आज का अप्रोच टॉपिक वेरियस अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसे छोड़ के ना जाए, इसे लास्ट पॉइंट तक आप रिवाइज करें क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लगा ये जानकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, आप बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, किस टॉपिक पे चाहिए आपको लेक्चर, अगला लेक्चर। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बच्चे बस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि एक मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ। एटलीस्ट रिवार्ड के रूप में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीएड अड्डा नाम से है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप अगले लेक्चर को देखेंगे, पूरा सहयोग करेंगे।